हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 22 नवंबर है और आज हम 22 नवंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम कुछ खबरों वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके आगे आने वाली एग्जाम्स में आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 22 नवंबर का इतिहास जान लेते हैं। तो 1963 में आज के ही दिन अमेरिका के जो उस समय के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, इनका हत्या कर दिया गया था, असैसिनेशन किया गया था टेक्सास में। ये अपनी वाइफ के साथ ओपन एक कार में घूम रहे थे तो इनको मार दिया गया था। इनकी मौत के कारण अभी भी पता नहीं चल पाया। इस एक बंदे को गिरफ्तार किया था इन्होंने, लेकिन वो भी अपने आप को निर्दोष साबित बता रहा था और उसने कभी भी जुर्म को स्वीकार नहीं किया था। जो बंदे को गिरफ्तार किया था उसको किसी दूसरे बंदे ने मार दिया था और उसका कारण बता दिया था कि उसने राष्ट्रपति को मार दिया, इसीलिए मैंने उसको मार दिया। कहने का मतलब ये है, इसकी गुत्थी आज दिन तक नहीं सुलझ पाई है कि जॉन एफ कैनेडी को क्यों मारा गया था। ये भी एक रहस्य बना हुआ है। तो ये डेट थी आपकी 22 नवंबर 1963, जिस दिन अमेरिका जैसे एक बड़े राष्ट्र के राष्ट्रपति को सबके सामने पब्लिकली मार दिया जाता है। तो अगला जो हमारा ईयर है 1964। इस ईयर में इसी दिन यूएनडीपी को स्थापना की गई थी। यूएनडीपी आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत एक शाखा है। तो इसकी स्थापना की गई थी 22 नवंबर 1964 को। अगला 1986 में जो क्रिकेट के उस समय के दिग्गज प्लेयर थे सुनील गावस्कर, इन्होंने टेस्ट में अपनी 34th सेंचुरी यानी शतक बनाया था श्रीलंका के अगेंस्ट। वो दिन आपका 22 नवंबर था। उसके अलावा 1994 में सेगा सैटर्न जो रिलीज किया गया था जापान में, ये एक गेम कंसोल है जिससे गेम खेला जाता है। उसके बाद ही बहुत सारे इसको कंसोल को आपको यहाँ पर रिलीज किया गया है, लेकिन पहली बार इसको किया गया था 1994 में गेम के लिए, जो बच्चे लोग यूज करते हैं आजकल। 2005 में एंजेला मर्केल आज के ही दिन पहली फीमेल चांसलर बनी थी जर्मनी की। हिस्ट्री थी ये कि कोई भी चांसलर फीमेल तो जो फर्स्ट टाइम बना है एंजेला मर्केल बनी थी और काफ़ी दिनों तक ये सत्ता में रही हैं। अभी रिसेंटली वहाँ पर जो ओल्फ शोल्ज हैं वो आके अभी वर्तमान में आपके चांसलर बने हुए हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं हम। पहला प्रश्न है GAF8 कि पर 8वीं वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है, यानी GAF8 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कहाँ होस्ट किया गया है। ऑप्शन है आपके कोची, हैदराबाद, वाराणसी या न्यू दिल्ली। आपका सही आंसर है कोची। तो कोची इज योर राइट आंसर। तो कोची आपको पता होना चाहिए, ये केरला में पड़ता है कोची हमारा। और यहाँ पर जो आपका एक यहाँ पर इसरो का सेंटर भी है, मैंने कल पढ़ाया था, थुम्बा रिसर्च करके सेंटर है यहाँ पर। BSCC विक्रम स्पेस सेंटर भी यहाँ पर ही है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो इसमें क्या है, जो एक्वामैन यानी जो मत्स्य से संबंधित हैं, जो कृषि और मत्स्य में जिनकी आजीविका चलती है, उनके लिए उसमें जेंडर का भेदभाव नहीं किया जाए, उसमें इनको ये मीटिंग रखी गई है। और ये जो होस्ट किया है इसको सोसाइटी एंड फिशरीज टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया ने इसको होस्ट किया है। और इसकी जो थीम रखी गई है, शेपिंग द फ्यूचर जेंडर जस्टिस फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर एंड फिशरीज। जो एक्वाकल्चर मतलब जलीय जो कृषि होती है, जलीय कृषि और मत्स्य वानिकी जो होती है, उसमें आपका जो जेंडर का है, जो जेंडर मतलब लैंगिक जो समानता है, वो उसमें आपका काम किया जाए, उसके लिए उसके ध्यान में रख करके उसके लिए कुछ कार्य किए जाएंगे। तो उसके लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका कोची हो जाएगा, जो कि केरला में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वांगला महोत्सव का 46वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है। आपको बताना है कि 46th एडिशन ऑफ वांगला फेस्टिवल लिख गया है यहाँ पर इसको फेस्टिवल कर लीजिएगा। तो इसको कहाँ पर होस्ट किया गया है। आपके ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, असम या नागालैंड। आपका सही आंसर है मेघालय। तो ये आपका फेस्टिवल का ये एक दृश्य है जो मैंने यहाँ पर शो किया है। इस तरीके से इसको मनाते हैं। ये देखिए बांग्ला जो महोत्सव है 46वां संस्करण जो अभी 10 नवंबर को शुरू हुआ था। तो ये 2 दिन का फेस्टिवल रहता है
और ये जो मनाया जाता है ये पूछ लिया जाता है। गारो, जो मेघालय में मुख्यतः 3 जातियाँ रहती हैं, एक गारो है, एक खासी है और एक जयंतिया है। और ये तीनों जो आपके कम्युनिटीज़ हैं वो 3 पर्वत हैं आपको, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों पर्वत हैं। उसमें ये उसी के नाम पर ये कम्युनिटी यानी जनजातियाँ रहती हैं। इनका ये फेमस त्यौहार है। इसको दूसरा नाम 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये एक फसल उत्सव है, यानी फसल के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। गारो जनजाति के मुख्य देवता जो सालजोंग है, जिनको उर्वरता के सूर्य देवता का सम्मान करता है, उनके लिए ये मनाया जाता है। इस त्यौहार का उत्सव सर्दियों के मौसम की शुरुआत और पश्चिम परिश्रम की अवधि के अंत का प्रतीक है, जो लाभदायक परिणाम लाता है। मतलब जब फसल हमारी तैयार हो जाती है उसके बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। और ये वर्तमान में इस त्यौहार को मेघालय में गारो जनजाति की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने और बढ़ावा देने के साधन के रूप में देखा जा रहा है। मतलब उसकी जो अभी हमारी जो आदिवासी कल्चर है उनको गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ने इसके लिए मिनिस्ट्री भी बनाई है, अर्जुन मुंडा जिसके वर्तमान में मंत्री हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आदिवासी जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसको संरक्षित किया जाए, उसको मतलब जीवित रखा जाए, क्योंकि वनों की कटाई और उनका जो जीवन यापन जो दुर्लभ हो जा रहा है उसकी वजह से इनकी जो अपनी संस्कृति है वो खोती जा रही है। तो 2022 समारोह में गुजरात, बेंगलोर, केरल, असम, सिक्किम और अन्य स्थानों के पर्यटकों ने मतलब वहाँ पर घूमने के इनको देखा है। अगर तो हम और उत्सव की बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं, बम्बू डांस जिसको चिरौ भी बोला जाता है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ये मिजोरम में मनाया जाता है। आपका लोसार फेस्टिवल लद्दाख और हिमाचल रीजन में मनाया जाता है। लोसार और लोसांग थोड़ा सा डिफरेंस है, लोसांग आपका सिक्किम में मनाया जाता है, जबकि लोसर आपका लद्दाख और हिमाचल प्रदेश रीजन में मनाया जाता है। उसके आपका काला घोड़ा महोत्सव, अभी रिसेंट में एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था काला घोड़ा महोत्सव किस में मनाया जाता है। DRDO का एग्जाम जो STB का हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि काला घोड़ा महोत्सव किस में मनाया जाता है। तो ये मुंबई हो जाएगा आपका, यहाँ पर मुंबई कर लीजिएगा, बी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। हॉर्निवल फेस्टिवल, ये काफ़ी ये भी पूछा जाता है। हॉर्निवल एक पक्षी है जिसके लिए एक फेस्टिवल मनाया जाता है, अमूर फाल्कन भी बोलते हैं। अमूर फाल्कन जो फेस्टिवल है ये दोनों नागालैंड में मनाए जाते हैं, अमूर फाल्कन फेस्टिवल या फिर हॉर्निवल फेस्टिवल। तो उसके अलावा आपका कैमल यानी ऊँट जो महोत्सव है बीकानेर राजस्थान में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा कि वांगला जो फेस्टिवल है वो आपका कहाँ मनाया जाएगा, मेघालय। मेघालय आपका परफेक्ट आंसर है। मेघालय में भी गारो जो समुदाय है वो मनाएगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना है। अभी कैम्ब्रिज डिक्शनरी, कॉलिंस डिक्शनरी दोनों ने अपना डिसाइड किया है, अभी ऑक्सफोर्ड ने अपना डिसाइड नहीं किया है इस साल के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है आपके परमा क्राइसिस, वैक्स, होमर या क्लाइमेट चेंज। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका होमर, HOMER। तो ये मैंने उनकी वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया है। ये देखिए, इसको द कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो वर्ड 2022 के लिए उसको होमर को चुना गया है, होमर को डिक्लेयर किया है। उसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही मैंने परमा क्राइसिस से एक शब्द बना बताया था, उसको भी आपका कॉलिंस डिक्शनरी ने 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। अगर 2021 के वर्ड की बात करें तो वैक्स का मतलब काव होता है, उसको ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था। जबकि परसिवरेंस जो था कैम्ब्रिज जो आपका डिक्शनरी है उसने आपका वर्ड ऑफ द ईयर 2021 को घोषित किया था। तो ये 2021 के दो मैंने डाले इसमें, ऑक्सफोर्ड का और कैम्ब्रिज का। अभी कैम्ब्रिज का 2022 का जो है होमर है, जबकि कॉलिंस डिक्शनरी 2022 का आपका परमा क्राइसिस है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका होमर। जो वैक्स है ये 2021 का है आपका, 2021 में, और 2021 में भी इसको कैम्ब्रिज ने किया था। उसके अलावा परमा क्राइसिस तो मैंने अभी बताया था आपका, ये आपका कॉलिंस डिक्शनरी से हो जाएगा, सी में लिख देता हूँ यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका, क्रिसल रेटिंग एजेंसी के अनुसार वर्ष 2022 के लिए भारत की विकास दर क्या होगी। तो अभी कुछ दिन पहले एक और रेटिंग आई थी जो आपके मूडी ने जारी की थी, और ये क्रिसल रेटिंग है। आपके ऑप्शन है 7.7%, 7.3%, 7% या 6.8%। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 7%। तो जो ये आपकी क्रिसल एक रेटिंग एजेंसी है, इसने अभी
अनुमान लगाया है कि पहले इसने अनुमान 7.3% का लगाया था, लेकिन अभी इसको कम करके 7% किया गया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपकी मूडी एजेंसी थी उसने भी आपका अनुमान जो 7% है, तो आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 7% को याद रखेंगे 2022 के लिए, 2022-23 के लिए, तो आपका सही हो जाएगा। देखो 2022 जो भी चल रहा है 2022-23 होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब जाएंगे तो इसने बोला है, जो जो क्रिसल ने बोला है कि अगले जो साल है 2023-24 के लिए वो आपका फोरकास्ट रहेगा आपका 6%, क्योंकि ग्लोबल में स्लो डाउन चल रहा है। भारत में ज़्यादा फर्क नहीं गिरेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो फर्क गिरेगा, इसलिए जो इसका ग्रोथ रेट है वो 6% किया गया है। तो एजेंसी ये जो रेटिंग्स है काफ़ी चर्चा में रहती हैं, पूछ ली जाती हैं, इसलिए आप लोग इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर हो जाएगा आपका 7%। अगला प्रश्न है, काफ़ी अभी जो गोवा में ये चल रहा है इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो इसमें आपको बताना है कि इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो फिल्म अवार्ड जो सेरेमनी चल रही है आपकी गोवा में, उसमें आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपकी चिरंजीवी, नागार्जुन, जूनियर एनटीआर या कमल हसन। सही आंसर है आपका चिरंजीवी, ये चिरंजीवी है। और ये अनुराग ठाकुर जो कि हमारे खेल मंत्री हैं, खेल मंत्री भी हैं और युवा मामले के मंत्री भी हैं। इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री मिनिस्टर भी हैं। इन्होंने अनाउंस किया है कि इनको नेम मतलब इनको अवार्ड दिया जाएगा इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका चिरंजीवी। अगला प्रश्न है आपका, हु हैज़ लॉन्च्ड 53 आवर्स चैलेंज। बहुत अच्छा है, मतलब 53 घंटे का एक चैलेंज है वो। इस प्रोग्राम इस इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन है आपके अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर, गजेंद्र सिंह शेखावत या नारायण राणे। सही आंसर है आपका अनुराग ठाकुर, जो इनको अनुराग सिंह ठाकुर हैं जो अभी जिनकी बात हो रही थी। अनुराग सिंह ठाकुर वर्तमान में जो आपके युवा और खेल मंत्री भी हैं, इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री भी हैं। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, अनुराग सिंह ठाकुर इनॉग्रेटेड टुडे द की इनिशिएटिव ऑफ 53 आवर्स चैलेंज। इसमें क्या है, जो इसमें एक पहले मैंने बताया था कि 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो एक लॉन्च किया गया था, जिसमें 75 युवा थे जो 18 से 35 वर्ष के थे, वो उनको भाग लिए, उनको मतलब अवार्ड दिया जाएगा, उनको चयन किया जाएगा। उनको एक चैलेंज दिया गया है कि आप 53 आवर्स में मतलब 53 घंटे में एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। जो आपके विनर्स रहेंगे 75 क्रिएटिव माइंड्स के जो विनर्स रहेंगे, जो इसमें दिया है 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, इसके जो विनर्स रहेंगे उनको चैलेंज दिया गया है कि आप 53 आवर्स में एक शॉर्ट फिल्म बनाइए। फिल्म किसके ऊपर बनानी है, उनके आइडियाज़ रहेंगे किसके ऊपर, इंडिया एट 100, इसके ऊपर आपको एक फ़िल्म बनानी है। तो इसके लिए इस चैलेंज को शुरू किया गया है, ये हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं। और इसको जो ये सेगमेंट है जो IFFI 53 का, इसको नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और इसमें शॉर्ट टीवी का कोलैबोरेशन के साथ में, मतलब ये दोनों मिलकर के इसको आयोजित कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुराग ठाकुर। अगर बात करते हैं अश्विनी वैष्णव जी की, तो ये आपके वर्तमान में रेल मिनिस्टर हैं आपके। और उसके अलावा अगर इनकी दूसरे की बात करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी की, तो ये आपके जल संसाधन मंत्री हैं। और आपके नारायण राणे की बात करते हैं तो ये आपके वर्तमान में MSME मंत्री हैं। ये वाले जो नारायण राणे हैं आपके MSME मंत्री हैं, MSME। तो आगे देखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में ह्वांगसांग 17 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है। ये न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन को ले जा सकती है मिसाइल। तो आपके ऑप्शन हैं रशिया, USA, चाइना या नॉर्थ कोरिया। तो मुझे लगता है आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। सही आंसर है इसका नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया को वैसे भी बहुत सारी जो कंट्री हैं बड़ी बड़ी उस पर पाबंदी लगा के रखती हैं, क्योंकि जो उसका जो लीडर है उसको एक सनकी के रूप में माना जाता है, क्योंकि वो कभी उनका जो न्यूज़ है नॉर्थ कोरिया की मोस्टली बाहर नहीं आती है। जो ज़रूरत होती है वही न्यूज़ बाहर आती है, बाकी की न्यूज़ इनको बाहर, वहाँ के लोग स्वतंत्रता से बाहर बिना परमिशन के बाहर नहीं घूम सकते। तो ये आपकी मिसाइल है इंटर बैलिस्टिक, मतलब इंटर कॉन्टिनेंट, मतलब ये आपके इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है।
मतलब इसको इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं इसको। वांग सॉन्ग जिसका नाम है 17, ये इंटरकॉन्टिनेंटल है, आईसीबीएम है, जो कि आपकी अमेरिका को भी टच कर सकती है। मतलब नॉर्थ कोरिया से अगर इसको टच छोड़ा जाएगा तो इसकी जो क्षमता है ये मतलब 15,000 किलोमीटर तक मार सकती है लंबाई में। और अगर हाइट की बात करें तो ये 6,000 किलोमीटर है, यानी 6,041 किलोमीटर इसकी हाइट मतलब रेंज है। तो इसको मतलब जो वहाँ के सुप्रीम लीडर है किम जोंग उन, उन्होंने अनाउंस किया है कि हमने इसको सक्सेसफुली टेस्टेड कर लिया है, इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी कंट्री, यूएसए आपकी है या फिर आपकी यूके है, वो लोग इसको लगातार बैन कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं आप टेस्ट मत कीजिए, आप न्यूक्लियर को इसके लिए रोक दीजिए, ये सुरक्षा मतलब इसके लिए खतरा बन सकती है। नॉर्थ कोरिया की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी प्योंगयांग है और इसके सुप्रीम लीडर आपके हैं किम जोंग उन। मतलब यही चलते रहते हैं, इनके पहले पापा थे दूसरे जो किम जोंग उन का भी नाम था कुछ अलग, एक थोड़ा सा डिफरेंस था। अभी इनका नाम है किम जोंग उन। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी जो हवांग 17 मिसाइल है वो नॉर्थ कोरिया ने टेस्टेड की। अगला प्रश्न है आपका क्रिकेट लवर्स के लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन जो खिलाड़ी हैं लिस्ट ए क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मतलब आपको बताना है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो जाते हैं। डीआरडीओ 2016 में पूछा गया था कि आईपीएल में कुल कितने मैच हुए थे। मैं मैच नहीं देखता था, उसके बाद से ही मैंने मैच देखने शुरू किए। तो आजकल ऐसा है कि सारे मैच देखता हूँ, लेकिन कभी कभी एग्जाम में, अभी एग्जाम बनाने का मूड है, वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहना चाहिए जिसमें आपको पता नहीं हो, बेसिक जानकारी आपको सारे क्षेत्रों में होनी चाहिए। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने रिकॉर्ड मतलब वर्ल्ड वाइड लिस्ट ए क्रिकेट की बात हो रही है, इसमें इंडिया की बात नहीं हो रही है। तो ऑप्शन है आपके मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, ऋतुराज गायकवाड़, एन जगदीशन। तो आपका सही आंसर है एन जगदीशन। देखते हैं, तो ये आपके एन जगदीशन है जो कि आपके तमिलनाडु के प्लेयर हैं। अभी जो रणजी विजय हजारे जो ट्रॉफी चल रही है 2022, इसमें ये तमिलनाडु की तरफ से खेल रहे हैं और इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ आपके अभी 277 रन बनाए हैं 141 गेंदों में, यानी 50 ओवर का फॉर्मेट है इसमें। और इन्होंने 141 बॉलों में 277 रन बनाए हैं अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ। तो इन्होंने जो अभी तक का रिकॉर्ड था, इंग्लैंड के एक बैट्समैन थे एलिस्टर ब्राउन, उनके नाम था, उन्होंने 268 रन बनाए थे। इन्होंने इनको क्रॉस करके 277 रन बनाए। हालांकि ये आउट हो गए थे, नॉट आउट नहीं है, तो अभी इनका नाम पे रिकॉर्ड आ गया है। तो अगर रोहित शर्मा की आप बात करते हैं तो 264 इनका ओडीआई में, आपका इंटरनेशनल में भी इनका इतना ही रन है 264, और इनका लिस्ट ए में भी 264 रन है। तो इससे भ्रमित मत हो जाइएगा, 264 रन के आपके ओडीआई में इन्होंने ट्रिपल जो 3 डबल सेंचुरी मारा है ओडीआई में वनडे क्रिकेट में, और ये लिस्ट ए में भी इन्होंने 264 रन मारे हैं। अगर आप अभी जो लिस्ट देखते हैं, लिस्ट ए क्रिकेट में हाईएस्ट जो इंडिविजुअल स्कोर है एन जगदीशन नंबर 1 पे आ गए हैं 277 रन, और जो एलिस्टर ब्राउन है नंबर 2 पे चले गए, इंग्लैंड के प्लेयर हैं 268 रन। उसके अलावा आपके रोहित शर्मा तीसरे नंबर पे 264, डार्सी शॉट एक प्लेयर है 257, उसके अलावा शिखर धवन भारत के हैं जिनके 248 रन है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एन जगदीशन। अभी वर्तमान में जो चल रही है विजय हजारे ट्रॉफी, उसमें इन्होंने तमिलनाडु की ओर से अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मारे हैं इतने रन। अगला क्वेश्चन है आपका, ये सुमात्रा आइलैंड पूछा है। सुमात्रा जो आइलैंड है वो कहाँ पर लोकेटेड है, मतलब किस देश से रिलेटेड है ये। ऑप्शन है आपके इंडोनेशिया, जापान, फिलीपाइंस या फिर न्यूजीलैंड। सही आंसर है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया काफ़ी चर्चा में है क्योंकि अभी G20 की समिट जो इंडोनेशिया में ही हुई थी। ये सारे बहुत छोटे छोटे से आइलैंड भी हैं, और ये जो छोटे छोटे आइलैंड हैं जिनका सी लेवल जो ग्राउंड लेवल है जो सी से बहुत ज़्यादा, जिसमें अंतर नहीं है, वो डूब सकते हैं, डूब जाएंगे आने वाले दिनों में। तो इसलिए इन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया है। तो अगर इनके द्वीप मैंने बताई थी, इसके जो आइलैंड है 4 मुख्य आइलैंड हैं, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेसी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, मैंने बोला था आपको संविधान का एक प्रश्न मैं रखने वाला हूं, तो मैंने एक बेसिक सा प्रश्न लिया है। आपको बताना है कि संविधान को हस्तलिखित किसने किया था, मतलब अपने हाथ से किसने लिखा था संविधान को। उस समय प्रिंटिंग मशीन ये ज़्यादा नहीं थी, तो इसको उस समय हाथ से लिखा गया था। आपको बताना है लिखा किसने था। आपके ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैया लाल मेनक लाल मुंशी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
आप कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। बहुत सारे लोग इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मानने वाले हैं। देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। सही आंसर है आपका प्रेम नारायण, जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। देखिए, अगर देखा निर्माता बोला जाएगा, निर्माता के रूप में अगर जो किया है वो आपके भीमराव अम्बेडकर जी हैं। लेकिन अगर हाथ से लिखने की बात आएगी, उसको मतलब इसको कैलीग्राफी की है, किसने किया है उसको, मतलब मतलब कॉपी करना है एक तरीके से, जिन्होंने मटेरियल को एकत्र करके दे दिया इकट्ठा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, सारे मटेरियल को कलेक्ट किया है, बाकी जो समितियां हैं सब लोगों ने, लेकिन उसको लिपिबद्ध जो किया है वो आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये मैंने पहली कृति फर्स्ट फोटो डाला, थोड़ा सा ब्लर है हल्का सा, तो ये फर्स्ट मतलब इन्होंने ये उनकी राइटिंग में लिखा गया है ये। और इसके अलावा इन्होंने जो इसमें जो आर्टिकल थे, इन्होंने 395 आर्टिकल को उस समय, जब 395 थे, अभी भी 395 ही हैं। अगर आज अनुसूचियाँ थी जो कि वर्तमान में 12 हो गई हैं, और इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रीम्बल मतलब प्रस्तावना को इन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा था। इसका वजन देखा जाए, जो ओरिजिनल कॉपी थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसकी जो ओरिजिनल कॉपी का वजन था जो 3.75 किलोग्राम था। और इसका जो ओरिजिनल कॉपी को आपका जो पार्लियामेंट में, संसद में एक लाइब्रेरी है, उसको उसमें हीलियम से भरे हुए केस में रखा गया है, जिससे ख़राब ना हो या उस पर रस्ट मतलब उसके पेजेस को डिग्रेड ना किया जा सके। मतलब धीरे धीरे क्या होता है, जब पेज पुराना हो जाता है वो डिग्रेड होने लगता है, तो ख़राब ना हो, डिग्रेड ना हो, इसलिए इसको हीलियम से फिल्ड केस में रखा गया है। इसको टच नहीं करने दिया जाता है, ये सुरक्षित, क्योंकि ये भारत का मुख्य संविधान की कृति, ओरिजिनल कृति है, तो इसको सेफ रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दो साथियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी आगे आने वाले एग्जाम्स में मदद मिल सके। तो आपको छोड़े जाते हैं हम एक प्रश्न के साथ। प्रश्न है आपका, हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है? भारत की आपको रैंक बतानी है। इसमें आपके ऑप्शन हैं 8, 10, 31 या 38। आपको जो भी आंसर पता है, अगर आपने क्लासेस लिए हैं रेगुलर, तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। अगर आपने नहीं लिए तो आपके पीछे सेक्शन में जा कर के क्लास ले सकते हैं सारी, और उससे आपको इस प्रश्न का आंसर होगा तो आप इस आंसर को बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगली क्लास में, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।